तो चलिए दोस्तों, एक आज छोटा सा वीडियो यहाँ पर देख लीजिएगा। कोई मैराथन क्लास नहीं है, कोई मिलियन में सब्सक्राइबर नहीं है जो आप मैराथन देखें लेकिन आए एक भी पर्सन नहीं। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे, यहाँ से आपको प्रश्न परीक्षा में बनेंगे और आपने सही प्लेटफॉर्म पकड़ा है इस बार यूपी टेट 2026 के लिए। वीडियो को इसके मत कीजिएगा सब्सक्राइबर देख के, सिर्फ प्रश्नों को देखिएगा, डिटेल देखिएगा, उसके बाद ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। भैया पहला प्रश्न जो ऐसा रखा गया ना, वो यूपी टेट में रिपीट होता है। यूपी टेट क्या, हर प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा ही जाता है, तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है, चाहे आप 4 बार पढ़ें चाहे 5 बार पढ़ें। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा? उज्जवल वाला। ये इसको रट लीजिएगा, क्योंकि भैया शुद्ध बर्तनी वाला शब्द की अगर बात करें तो भैया ये आपका हो जाएगा उज्जवल, जिसमें जा 2 बार आधा आता है उज्जवल, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और बाकी बर्तन जो बर्तनी है क्या, जो शब्द है वो गलत है, उज्जवल। बाकी ये पीडीएफ ले लीजिएगा, मैं अपने चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, और मैं यहाँ पर कह सकता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको यहाँ से 60 से 70% परीक्षा में प्रश्न यहाँ से बनेंगे। आपको कोई मैराथन नहीं, कोई ऐसा नहीं जो 2-2 3 3 घंटे चलाई जाए लेकिन आए कुछ भी ना, तो ऐसे मैराथन का क्या फ़ायदा। सिर्फ सेलेक्टेड पढ़िएगा, वो प्रश्न पढ़िएगा जो यूपी टेट में मिले। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन के लिए एक शब्द देखिए। आपने देखा होगा दोस्तों कि हाथी के पीठ पे जो रखा जाता है, बैठने वाले के लिए जो आसन रखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हौदा कहते हैं, ध्यान रखिएगा, हौदा बोला जाता है। हाथी के पीठ पर बैठने वाले आसन को हौदा कहते हैं। बी के साथ चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। देखिए यूपी टेट का आप सभी जानते हैं, यूपी टेट का आपकी परीक्षा जनवरी में है और इसमें डिले नहीं होगा। अगर होगा भी तो कहीं ना कहीं 10 या 15 दिन को लेकर ही होगा, लेकिन आपका यूपी टेट इस बार खास है, आपने सही प्लेटफॉर्म पकड़ा है। सिर्फ आपको वही प्रश्न कराए जाएंगे जो परीक्षा में देखने को मिलेंगे ही। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए उपकार का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए, उपकार का विपरीत होता अपकार, ठीक है ना। तो भैया ऑप्शन डी हो जाएगा। आप उपकार करते हैं लेकिन आ लगा देंगे तो अपकार हो जाएगा, राइट आंसर डी के साथ चले जाएंगे। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, और ये प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए दांत कटी रोटी भैया, तो इसका क्या अर्थ क्या होगा? यानी दांत कटी कटी रोटी का अर्थ क्या होता है? तो सीधे शब्दों में समझें, ऑप्शन नीचे दिए होंगे, हालांकि में यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ पाया। तो इसका मतलब होता शत्रु, यानी शत्रुता, दुश्मनी, ठीक है ना। दुश्मनी दर्शाता है दांत कटी रोटी। ऑप्शन में अगर यहाँ पर चले हैं तो देखिए नीचे दुश्मनी दिया होगा, देखिए शत्रुता दिया गया है, और कभी कभी आपको यहाँ पर दुश्मनी देखने को मिल ही जाएगा। तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूपी टेट में इस बार फतेह चाहिए। यहाँ पर व्यूअर्स सब्सक्राइबर को मत देखिएगा, सिर्फ पर्सन देखिएगा। यहाँ कोई मैराथन नहीं, यहाँ पर कोई क्लास नहीं 2-2 घंटे और देखने के बाद आप कोई एक भी परीक्षा में प्रश्न ना मिले, वही कराए जाएंगे जहाँ परीक्षा में यूपी टेट में देखने को मिले। शुद्ध वाक्य कौन सा भैया? देखिए मैंने वही प्रश्न रखे हैं जो यूपी टेट में आते भी हैं, इनको छोड़ा भी नहीं जा सकता है। देखिए अगर पहला पढ़े, मेरे को बाजार जाना, भैया ऐसा कभी आपने नहीं सुना होगा, ठीक है। मेरा बाजार जाना है, ये भी गलत है। मैं बाजार जाना नहीं भैया, शुद्ध वाक्य मुझे बाजार जाना है, ऑप्शन में बी के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। बार बार नोटिफिकेशन आते हैं, इससे मैं परेशान हो चुका हूँ। चलिए बुढ़ापा में कौन, वाक्य में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा में वाक्य में कौन सी संज्ञा है भैया? सीधी सी बात है, बुढ़ापा यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यक्ति हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी, वस्तु हो जाएगी। देखिए तो भैया एक दशा यहाँ पर बताई गई है, अवस्था बताई गई है, तो ये कौन सी संज्ञा है? ये दशा। बुढ़ापा व्यक्ति नहीं है बल्कि अवस्था या दशा दर्शाता है, ये ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, पंचांग में कौन सा, एक मिनट रुकिए, पंचांग में कौन सा समास है? भैया समास को लेकर मैंने कई वीडियोस आपको बनाए हैं, चैनल के माध्यम से देख लीजिएगा। मैंने समास के एक एक सभी समास, चाहे कर्मधारय समास हो, तत्पुरुष समास हो, द्विगु समास हो, बहुब्रीहि समास हो, मैंने अच्छे से उनकी डिटेल बताई है। जो समास से एक भी प्रश्न आएगा तो आप नहीं ऐसा कोई प्रश्न है जो आप ना कर पाए। देखिए पंचांग में अगर हम बात करें तो भैया ये कौन सा समास है, ये आपको ध्यान में रखना है, कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
ये क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में आपको कई बार बताया है, तत्पुरुष समास भी बताया, द्विगु बताया, बहुब्रीहि समास भी बता दिया है, देख लीजिएगा। इनसे प्रश्न यूपी टेट में आएगा। मैं यहाँ पर कहने जा रहा हूँ समास का जो आपका यहाँ पर टॉपिक है उसको पढ़ लीजिएगा, मैंने अभी पिछले वीडियो में करा दिया है डिटेल में। इनसे प्रश्न बनेगा ही 100%। बाकी मैराथन देखते रहिएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए अगला यहाँ पर देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, एक मिनट रुकिए। चलिए अगला प्रश्न है, मगही बोली किस हिंदी क्षेत्र में आती है? तो भैया मगही बोली, ध्यान रखिएगा भैया, बिहारी हिंदी, ध्यान रखिएगा, मगही बिहारी, इसको आपको पढ़कर आ जाना है। मगही बोली बिहार क्षेत्र की हिंदी बोली के अंतर्गत ये आती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। बोली से संबंधित आप पढ़ के जाइएगा। मैंने अभी आप मेरी सारी क्लासेस देख लीजिएगा, आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, इनसे प्रश्न बनता ही बनता है। ये आप ये टॉपिक ज़रूर आप कहीं ना कहीं 10 से 15 बार आपको इसको रिवाइज करना ही होगा। चलिए यहाँ पर दिया गया, कृष्ण काय शब्द का विलोम क्या होगा? ठीक है ना, कृष्ण काय। तो यहाँ पर इस क्या हो जाएगा, पहले तो आपको पता होना चाहिए कृष्ण काय क्या होता है। इसका मतलब होता है पतला शरीर, ठीक है ना। तो पतला शरीर इसका मतलब होता है कृष्ण काय, ठीक है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? दीर्घ काय। दीर्घ काय यानी विपरीत इसका माना जा सकता है लंबी, ठीक है ना। पतला यानी दीर्घ मीन्स ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यहाँ पर चले जाएंगे कृष्ण काय को लेकर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, देखिए ये प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षा में आता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी टेट में ही रखा जाओ, बस इसको पढ़ लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है उज्ज्वल आशीर्वाद। तो भैया आशीर्वाद की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर आशीर्वाद का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चले जाएंगे हम बी के साथ चले जाएंगे, ठीक है ना। एक मिनट रुकिए, आशीर्वाद यहाँ पर दो दो ठीक दिए गए हैं, देखिए ये भी ठीक दिया गया है, यहाँ पर देखिए ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक है, यानी दो दो ऑप्शन यहाँ पर ठीक दे दिए गए हैं। कौन सा सही होगा ये हमें देखना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए भैया यहाँ पर तो काफ़ी ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो सीरीज बात है, आप इनमें से कोई सा भी देख लीजिएगा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है ना। आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। ओके, राइट आंसर आपका यहाँ पर देख लीजिएगा, आशीर्वाद से संबंधित प्रश्न आता ही है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं भैया, आ गया निरोग शब्द। निरोग शब्द का संधि सही विच्छेद क्या होगा? ठीक है, निरोग रोग होता है, जिसको रोग हो, निरोग हो जाए जो रोग से मुक्त हो, ठीक है ना। तो संधि विच्छेद होगा नी प्लस रोग, आपको ध्यान में रखना है। नी प्लस रोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन से और नीचे देखते हैं तो भैया देखिए नी प्लस रोग हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर चले जाएंगे, इसके साथ चले जाएंगे, ठीक है ना, नी प्लस रोग, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा। और कभी कभी आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखिएगा, नी और नी प्लस रोग लिखा होगा, यहाँ पर आपको विसर्ग लगा होगा, नी प्लस रोग, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाँ की जगह विसर्ग भी आपको लगा यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिया गया, जैसे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पश्चिमी, देखिए पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो भैया अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? शौरसेनी, ठीक है ना। शौरसेनी यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना। पश्चिमी हिंदी का विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ? शौरसेनी से यहाँ पर हुआ, टी के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। चलिए अंधा युग, देखिए अंधा युग किस विधा की रचना है? ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें अंधा युग, काव्य नाटक की रचना है, ये आपको याद रखिएगा। अंधा युग यहाँ से प्रश्न बनता ही, अंधा युग आ जाए तो काव्य नाटक। अगला प्रश्न आपके सामने है, परिभाषा में किस प्रकार का समास है? तो भैया परिभाषा में कौन सा? तत्पुरुष समास है। और परिभाषा का अगर बोला जाए, इसका किसी बात को स्पष्ट रूप से कहने का तरीका है, निश्चित अर्थ, तो ये तत्पुरुष समास है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। परि, ये किससे मिलकर बना है? परि, ध्यान रखिएगा, परि धन भाषा से मिलकर ये बना है, ठीक है, ये तत्पुरुष समास है, मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अनगिनत शब्द के बारे में, हम शब्द प्रकार का है अनगिनत शब्द। तो देखिए अनगिनत शब्द की अगर बात करें तो भैया ये आपका किस प्रकार का हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, एक विशेषण जो अपार संख्या को दर्शाता है, ठीक है ना, अनगिनत। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, बेतालिक छंद किससे संबंधित है? देखिए बेतालिक छंद किससे संबंधित है? तो भैया
कविता से संबंधित है। देखिए बेतालिक छंद छंद शास्त्र का एक हिस्सा है जो कविताओं के छंद की माप है, ये ध्यान रखिएगा। बेतालिक छंद क्या है? एक छंद शास्त्र है जो की हिस्सा का हिस्सा है और कविताओं की छंद का ये माप होता है, इसलिए इसको कविता के यहाँ ध्यान रखिएगा। आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है भैया, सिर्फ बेतालिक छंद आ जाए तो कविता लगाकर आ जाने, बात खत्म हो गई, और कुछ आपके उसके बारे में नहीं पढ़ना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हर्ष शब्द का विलोम क्या है? तो भैया हर्ष शब्द का विलोम सभी जानते हैं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन में चले जाएंगे हम, विमर्श चले जाएंगे। हर्ष का विलोम सब विमर्श होता है, जिसका अर्थ होता है विरोध या असंतोष, ठीक है ना। चलिए विमर्श। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने पूछा, एक मिनट में इसको, हाँ, गगनचुंबी। देखिए गगनचुंबी किस प्रकार का समास है ये आपको बताना है। यानी गगनचुंबी का अर्थ होता है आसमान को छूने वाला, यानी एक कर्मधार समास यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है ना। और कर्मधार समास मैंने समाज से संबंधित आपको बता दिया था, जिसमें आपने पिछले वीडियो में आपने देख ही लिया होगा। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, राजभाषा शब्द में कौन सा समास है? भैया देखिए राजभाषा शब्द में कौन सा समास है? राजभाषा है, राजभाषा में तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। तत्पुरुष, राज की भाषा यानी तत्पुरुष समास यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया, राजभाषा यानी राज्य की भाषा, राज्य की बोलने वाली भाषा, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसका चिन्ह हो रहा है? तत्पुरुष कारक का चिन्ह हो रहा है, राज की भाषा, ठीक है ना। तो राजभाषा बोला जाता है। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, और ये आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर दिया गया संस्कृत का हिंदी पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए संस्कृत का हिंदी पर्यायवाची शब्द क्या है? हिंदी पर्यायवाची शब्द क्या है? शुद्ध है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। संस्कृत की अगर जो यहाँ पर अगर देखें, संस्कृत का प्राथमिक अर्थ होता है शुद्ध या संस्कृत भाषा होता है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न आपका यूपी टेट में आ सकता है। संस्कृत का पर्यायवाची शब्द की अगर बात आ जाए तो आपको शुद्ध लिखना है, या संस्कृत का प्राथमिक अर्थ क्या होता है? शुद्ध होता है, या सुसंस्कृत भाषा होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी शुद्ध आ जाए तो आपको लगा कर आ जाना। तो यहाँ पर कुछ सेलेक्टिव प्रश्न लिए गए हैं। क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।